जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसी के लिए जो है ना स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। तो आप क्वेश्चन अगर देखे होंगे, अगर बनाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा किस प्रकार इसमें जो है ना सर के द्वारा क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आज के इस क्लास में इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका बीच में छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जो है ना जारी कर सकता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, बताइए कौन सा रीट है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बंदी पृथकीकरण है। क्या है, तो बंदी जो है ना पृथकीकरण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय को बंदी पृथकीकरण रीट जारी कर सकता है। और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय बंदी पृथकीकरण हैबियस कार्पस इंग्लिश में बोलते हैं रीट जारी कर सकता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को जो है लाया गया, बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को जो है लाया गया था, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो अनुच्छेद जो है ना 43 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद जो है 43 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना दिया गया है। और अनुच्छेद 43 में क्या है, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पे करा कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, बताइए। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत का राष्ट्रपति जो है ना किसकी नियुक्ति नहीं करता है, बताइए। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बढ़ने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है। चलिए बताइए, पहला यहाँ पे कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है ना यहाँ पे कह रहा है सूची 1 सूची 2 के क्या करना है, मिलाना है। तो सूची 1 में क्या है, देखिए पहला कह रहा है केंद्र द्वारा लगाए गए संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर, ये कौन सा अनुच्छेद में है। देखिए पहला जो कह रहा है केंद्र द्वारा लगाए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों के लिए दिए जाने वाले कर का जो है ना वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो एक का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो है ना हो जाएगा, अनुच्छेद कितना है, 269 में वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 269 में वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखिए, बी नंबर का रहा है केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटने वाले कर का जो वर्णन है ये कौन सा अनुच्छेद में है। इसका वर्णन जो है ना कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है 270 में, किसमें 270 में है। और संघ के लिए कतिपय करों प्रतित कर बोलेगा तो इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है, 271 में है। और संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर का बोलेगा वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 268 में है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन जो है ना ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारे ये 6 पे करा निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है सत्य कथन कौन सा है, बताइए। बोल रहा है निम्न कथनों पे विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है ना संसदीय प्रणाली पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। संसदीय प्रणाली में राजाध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है और उसका वास्तविक रूप से शासन पर जो है ना कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, ये 3 नंबर क्या है, सही है। तो 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि इस भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण जो है ना किसका उल्लंघन करता है।
तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य की नीति निर्देशक क्या है? तो तत्व है। तो भारतीय संविधान के अनुसार धन का केंद्रीकरण राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा एक गलत है, बाकी 3 क्या है? तो सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कारण अनुच्छेद 39 के ए में किसका वर्णन है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये क्या है? बिल्कुल सही है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 के ए में है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन बोलेगा अनुच्छेद 40 में, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता बोलेगा तो ये कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में है। ये भी क्या है? तो सही है। अनुच्छेद 49 में क्या है? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण है। ये क्या है? तो गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद जो है ना 50 में। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बोलेगा अनुच्छेद कितना है? 50 में है। अनुच्छेद 49 में क्या है वर्णन? तो अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का जो है ना वर्णन किया गया है। इसलिए डी क्या है? तो गलत उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को जो है मिलान करना है। यहाँ पे पहला में क्या न्यायालय का नाम है और क्या स्थापना वर्ष है। कौन सा न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला का कलकत्ता न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो कलकत्ता न्यायालय का जो स्थापना हुआ था 1862 में हुआ था। पटना न्यायालय का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और तेलंगाना न्यायालय का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और त्रिपुरा न्यायालय का स्थापना बोलेगा 2013 में हुआ था। तो उत्तर क्या हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? तो ए होगा, 2 1 4 3। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले जो है ना कहाँ प्रस्तुत किया गया था। कह रहा है कि सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले जो है ना कहाँ प्रस्तुत किया गया। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, यूएसए में जो है ना प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट अगर इनमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन जो है ना सत्य है? बताइए, इनमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जीएनपी माइनस क्या होगा? तो मूल्यह्रास होगा। तो एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास का जो मूल्यह्रास का विकल्प है नहीं क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, और एनएनपी का मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम जो है ना वर्णन करता है। बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें कौन सही है। करें निम्नलिखित कथनों में से कौन प्राथमिक घाटे का जो है ना सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए कौन करता है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ए होगा। यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें 2 पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान का क्या है? घटाया गया होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो क्या वर्णन करता है? तो ये जो है ना यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें 2 पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान क्या है? घटाया गया होता है। ठीक है, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना, सिंपल याद रखिएगा कि चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? बताइए, भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, कोई सीमा नहीं है। क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा था ना कि भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। तो भारत में आरटीजीएस लेन देन की कोई ऊपरी सीमा जो है नहीं होती है। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बताइए, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट है कि ओकुन का नियम जो है ना, ओकुन लॉ किससे संबंधित? बताइए, ओकुन का नियम जो है ना क्या बताता है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, ओकुन का नियम जो है ना विकास और दर और बेरोजगारी के दर के बीच को संबंध क्या है? बताता है। तो ओकुन का नियम विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच को संबंध को क्या करता है? बताता है। नेक्स्ट है कि किसी देश में जीवन का स्तर प्रतिबंधित होता है। बताइए किससे? कह रहा है किसी देश में जीवन का स्तर प्रतिबंधित होता है किससे? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बेरोजगारी की दर से। नेक्स्ट है उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस क्या होगा? प्रत्यक्ष कर, फिर क्या होगा? तो सहायता होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस क्या होगा? तो सहायता होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए,
कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 11 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में टाइगर ट्रम्प 2025 अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच जो है आयोजित किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में टाइगर ट्रम्प 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच सेनाओं के बीच जो है आयोजित किया गया है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत और जो है अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, तो टाइगर ट्रम्प 2025 भारत और अमेरिका के नौसेनाओं के बीच हुआ है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, केरल बना है। कौन सा राज्य बना है? तो केरल बना है। नेक्स्ट है अगर तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउनशिप विकसित करने का जो है ना घोषणा की है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? बताइए कौन सा देश है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जापान है। कौन सा देश है? जापान है। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूएई में जो है ना प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश के को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? गिनी गणराज्य होगा। क्या होगा? गिनी गणराज्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखा है कि हाल ही में भारत सरकार ने चुनाव पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान के क्षेत्र में जाने से रोक दिया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने चुनाव पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया? बताइए कौन सा बांध है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बगलिहार बांध है। कौन सा बांध है? बगलिहार बांध है। तो पहलगांव आतंकी घटना के पश्चात भारत सरकार ने चुनाव नदी पर स्थित बगलिहार बांध का पानी जो है ना पाकिस्तान क्षेत्र जाने से रोक दिया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें 34वां ब्याज सम्मान 2024 के लिए जो है ना चुना गया? बताइए। निम्नलिखित में से किन्हें 34वां ब्याज सम्मान 2024 के लिए जो है चुना गया? किसको चुना गया है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सुरबाला को जो है ना चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, ओवर लिफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन किसकी है? तो शशि थरूर का है। ठीक है, ओवर लिफ्टिंग जो है ना, ओवर लिफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? शशि थरूर का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आवर हाँ। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया ई सेहत ऐप जारी किया गया? बताइए किसके द्वारा? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया ई सेहत ऐप जारी किया गया? बताइए किसके द्वारा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा जो है ना इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, मेघना अलाहाबाद बनी है। कौन बनी? मेघना अलाहाबाद बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तुहिन कांत पांडे को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पवन कुमार बंजथरी को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 130वां स्थान रहा है। क्या रहा है? 130वां स्थान रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जारी की गई? बताइए। कह रहा है कि वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा जो है ना जारी किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र एवं वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत सरकार द्वारा HIV एड्स के उन्मूलन पर लक्ष्य जो है ना किस वर्ष तक रखा है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य जो है ना किस वर्ष का रखा गया है?
तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वर्ष 2030 तक। कब तक? वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि 1 जनवरी 2025 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है। कौन सा वर्ष घोषित किया है? रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अफगानिस्तान है। कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? बताइए किसने जीता है? क्वेश्चन यहाँ पे करें निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोनेरू हम्पी ने जीता है। कौन जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार में कितने रुपये के परिणाम का उद्घाटन का शिलान्यास किया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपये का परिणाम का उद्घाटन का शिलान्यास किया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 13,480 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 38 का सही उत्तर के क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना में किया गया। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। आई विश आई खालिस्तान दोज वर्ड बट नाउ इट्स क्या है? टू लेट। बताइए। आई विश आई खालिस्तान दोज वर्ड बट नाउ इट्स टू लेट। बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैड नेवर सेड होगा। क्या होगा? हैड नेवर सेड होगा। चलिए आगे देख रहे हैं, ऐसे चालक आदमी से सावधान रहो। बताइए। ऐसे चालक आदमी से सावधान रहो। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी, वेयर फॉर बी वेयर ऑफ सच ए क्या है? क्लेवर मैन होगा। बी वेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन होगा। ठीक है, तो ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहे। बी वेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन होगा। ठीक है, चलिए आगे देख कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई अराइव खालिस्तान द स्टेशन खालिस्तान ए टैक्सी। बताइए। आई अराइव खालिस्तान द स्टेशन खालिस्तान ए टैक्सी। 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एट और इन होगा। तो आई अराइव एट द स्टेशन इन ए टैक्सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? बताइए। शुद्ध वाक्य पूछा कि शुद्ध वाक्य कौन सा? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। क्या है? भक्तों की मंडली जा रही थी। ये क्या है? बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बांधे खिलना का क्या तात्पर्य? बताइए। बांधे खिलने का क्या तात्पर्य है? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, बहुत प्रसन्न होना। क्या है? बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है कह रहा है कि अकल के दौड़ाना। बताइए। अकल खालिस्तान दौड़ाना क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? बताइए। सातवाहन वंश का सबसे महान जो शासक था ना, कौन था? 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में से किस एक का शासन था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, नंद का था। किसका था? नंद का था। ठीक है, नंद वंश का था। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का क्या था? शासन था। चलिए आगे देखा, शिवाजी का राजधानी कहाँ पर है? बताइए। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये रायगढ़ था। कहाँ था? रायगढ़ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 48 करा, इसमें देखिए मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए पहला हल्दी घाटी का इसमें कौन मतलब जो विजय हुआ था या पराजय हुआ था? बताइए, और कब हुआ था?
तो हल्दी घाटी का युद्ध बात करें, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था और राणा प्रताप की सेनाओं और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध क्या होगा? अकबर हो जाएगा। ठीक है। और बिलग्राम का युद्ध बोलेगा तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ था और हुमायूं और शेरशाह सूरी के जो है ना बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी क्या हुमायूं को जो है ना हराया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा शेरशाह सूरी। बिलग्राम का युद्ध क्या होगा? तो हुमायूं हो जाएगा। ठीक है। हुमायूं और जो है ना शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है। इसमें हुमायूं को जो है ना हराया गया था। नेक्स्ट है खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह जो है ना कब हुआ था? तो खुसरो का जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? यहाँ पे खुसरो का विद्रोह बोल रहा है। खुसरो का जो विद्रोह हुआ था, याद रखें ना, खुसरो का जो विद्रोह हुआ था, मिर्जा ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करना जो है ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने अपना दादा की इच्छा के रूप में मुगल सिंहासन के असली मालिक होने का जो है दावा किया था। तो खुसरो का क्या हो जाएगा? खुसरो का जो है ना यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा। और खानवा का युद्ध बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो बाबर हो जाएगा। ठीक है। तो खानवा का लड़ाई जो हुआ था ना 16 मार्च 1527 को बाबर के नेतृत्व वाली मुगल सेना और मेवाड़ राणा सांगा के बीच नेतृत्व वाली जो है राजपूत सेना के बीच निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। तो क्या होगा? बाबर हो। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे बाबर हो जाएगा। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ने यहाँ पे ए हो जाएगा। 2 3 4 1। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है कि साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारत शासन अधिनियम क्या होगा? 1919 होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किस कारण है कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? बताइए कौन सा अधिवेशन था? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कलकत्ता अधिवेशन था, 1901 में हुआ था। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत जो है ना छोड़ दी थी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। चित्तरंजन दास होगा। क्या होगा? चित्तरंजन दास होगा। ठीक है। तो चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन को समय पर अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट ये करा कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्यों परिषद के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन करा है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने वाले निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्यों के परिषद के अध्यक्ष थे? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। सर हेनरी लॉरेंस था। कौन था? सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट है करा कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे था? बताइए। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता जो है सौंपने से है। चलिए आगे देखा कि लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो है ना कौन रहे थे? लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो है ना कौन रहे थे? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो याद रखा कि लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना रहे थे। नेक्स्ट ये करा कि 1856 का विधवा पुनर्विवाह 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? बताइए। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा? तो लॉर्ड कैनिंग होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये लाल सेना का जो गठन है ना किसने किया था? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ट्रास्की ने किया था। कौन किया था? ट्रास्की ने किया था। चलिए आगे देखा कि LAS या लेजर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। लेजर का पूर्ण रूप जो है पूर्ण प्रारूप क्या है? पूरा नाम क्या है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय रेमुलेटेड एमिशन ऑफ क्या होगा? रेडिएशन होगा। तो LASER का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय रेमुलेटेड एमिशन और क्या है? रेडिएशन होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि नैनो प्लग संबंधित है किससे? बताइए। नैनो प्लग जो संबंधित है ना किससे है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक छोटे सुनने के यंत्र से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे देखिए। आप मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। तो रिवॉल्वर का जो है ना आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का भी जो वैज्ञानिक था कौन था? बताइए। रिवॉल्वर का बोलेगा तो कौन था? सैमुअल कोल्ट था। कौन था? सैमुअल कोल्ट। डायनामाइट का बोलेगा तो कौन था? डायनामाइट का बोलेगा तो अल्फ्रेड नोबेल था। शीतलता का नियम बोलेगा तो कौन था? शीतलता का नियम बोलेगा तो कौन था? न्यूटन था। कौन था? तो न्यूटन था। और दाब का नियम बोलेगा तो कौन था? पास्कल था। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा। 3 1 4 2। नेक्स्ट कह रहा है कि दाब की इकाई क्या है? बताइए। दाब की इकाई जो है ना क्या है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है।
नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें बताइए कौन एक गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। तो देखिए पहला है एनोमीटर। एनोमीटर से क्या मापते हैं, वायु की छाल मापते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और विद्युत धारा जो है ना मीटर से मापते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और टैकोमीटर दबांतर का जो है टैकोमीटर से मापते हैं, ये क्या है गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है। ठीक है, टैकोमीटर जो है विद्युतीय मोटर की घूर्णन गति अथवा वाहन की घूर्णन गति मापने का जो है ना यंत्र है। तो टैकोमीटर क्या है, विद्युतीय की मोटर की घूर्णन गति अथवा वाहन की घूर्णनीय गति मापने का क्या है यंत्र है। और पायरोमीटर से जो है ना क्या मापते हैं, उच्च ताप मापते हैं, ये भी क्या है तो सही है। तो ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद इसका वेग जो है ना क्या हुआ, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखा है कि ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम से प्रोटॉन्स को जो है ना तोड़ना होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मिलान करना हुआ है, सूची 1 में क्या है रोग का नाम है, सूची 2 में क्या है प्रभावित जो है ना अंग है। तो डायरिया क्या होता है, डायरिया में जो है कौन सा प्रभावित अंग होता है, बताइए। डायरिया में कौन सा प्रभावित अंग होता है। तो डायरिया का बात करें क्या हो जाएगा, डायरिया का जो है ना पाचन तंत्र होगा, क्या होगा पाचन तंत्र होगा। ठीक है, एस्कैरियस का क्या हो जाएगा, तो एस्कैरियस का जो है ना छोटी आंत होगा, क्या होगा एस्कैरियस से क्या होगा तो छोटी आंत होगा। क्षय रोग क्या होगा, क्षय रोग का जो है ना हो जाएगा फेफड़ा होगा, क्या होगा फेफड़ा होगा। निमोनिया का क्या होगा, निमोनिया का जो है श्वसन अंग होगा, क्या होगा श्वसन अंग होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सी होगा, 2 3 4 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा उत्परिवर्तन का जो है ना प्रतिपादन किसने किया, बताइए। उत्परिवर्तनवाद का जो प्रतिपादन है ना किसने किया है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी ब्रिज ने किया। कौन किया, डी ब्रिज ने किया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि मैमथ जो है ना पूर्वज है किसका, बताइए। मैमथ पूर्वज है किसका, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हाथी का है। किसका है, तो हाथी का है। नेक्स्ट है यदि 2 जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन करा यदि 2 जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ए बी और क्या होगा ए बी होगा, ए और बी और ए बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है या किससे बना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोशिका द्रव केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो कोशिका द्रव केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है और कोशिका द्रव केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांग से क्या है मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के वनस्पति जगत का जलस्तर एम्फीबियन कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जलस्तर एम्फीबियन कहा जाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्रायोफाइटा होगा, क्या होगा ब्रायोफाइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं इस समान नियम का अपवाद है जो कि धातुओं क्या कठोर होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं इस समान नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, सोडियम और क्या होगा पोटेशियम होगा, क्या होगा तो सोडियम और जो है ना पोटेशियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत जो है ना मैग्नीज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ जो है ना कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 6 से जो है ना 15% होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मिल्क और मैग्नीशिया को किस रूप में जो है ना प्रयोग किया जाता है। मिल्क और मैग्नीशिया को जो है ना किस रूप में प्रयोग करते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लैक्सेटिव का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो मिल्क और मैग्नीशिया का प्रयोग मुख्य रूप से जो है एक चेचक मतलब लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, बताइए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, C3H8 होगा, क्या होगा C3H8 होगा। चलिए आगे देख रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव्यमान जो है ना संरक्षण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जहाज का निर्माण उद्योग किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मूंज मेटल का जो है ना प्रयोग करते हैं।
तो जहाज निर्माण उद्योग में मुज मेटल जैसे मिश्र धातु का क्या है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। CaSO4 इंटू क्या है, 2H2O है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू 2H2O है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाहक जो है ना क्या है, बताइए भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाहक है क्या है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नव अस्पृशम क्या होगा, दीप्सम होगा। क्या होगा, नव अस्पृशम दीप्सम होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि असम राइफल का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, तो शिलोंग में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि अम्बेडकर स्टेडियम को कौन सा खेल जो है ना, अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, बताइए अम्बेडकर स्टेडियम में जो है ना कौन सा खेल खेला जाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फुटबॉल जो है ना खेल खेला जाता है। और ईडन गार्डन बोला कि क्रिकेट होता है जो कहाँ है, कोलकाता में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम बोलेगा इंडोर गेम है जो कहाँ है, दिल्ली में है। और नेशनल स्टेडियम बोलेगा तो कहाँ है, हॉकी खेला जाता है इसमें, और कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा जो है ना किसके मध्य है, बताइए भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा किसके मध्य है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी पर्वत तमिलनाडु में जो है नहीं है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नल्लामलाई पहाड़ियाँ नहीं है लेकिन पंचमलाई पहाड़ियाँ हैं, सिरुमलाई पहाड़ियाँ हैं, शिवराय पहाड़ियाँ हैं। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का मिलान कन्नौज के निकट गंगा से होती है, बताइए निम्नलिखित में से किस नदी का मिलान जो है ना मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होती है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, रामगंगा है। क्या है, तो रामगंगा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा, बताइए विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है ना बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, नामदफा है। कौन सा राष्ट्र उद्यान है, नामदफा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में किसको जानते हैं, बताइए भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जो है ना किसको जानते हैं। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, आर.के. सिन्हा को जानते हैं। किसको जानते हैं, आर.के. सिन्हा को जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, बताइए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमिलित नहीं होता है। इसमें कौन एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पूर्व का बोस्टन बोलेगा तो मुंबई को बोलते हैं। ये क्या है, तो गलत है। क्या है, तो गलत है। ठीक है। पूर्व का बोस्टन बोलेगा तो किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं। ठीक है। इसलिए कि उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दक्षिण का मैनचेस्टर बोलेगा तो कोयम्बटूर को बोलते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कानपुर को बोलते हैं। इसलिए ए और सी डी सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित का स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र स्थित नहीं होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जावर है। क्या है, जावर है। बादाम पहाड़ है, प्लेडीला है, और जो है ना अनंतपुर है, लेकिन जावर क्या है, तो नहीं है। तो याद रखिएगा कि उत्कृष्ट स्थानों में जावर जो है राजस्थान को उदयपुर लौह अयस्क खनन क्षेत्र में नहीं है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं होते। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं होता। इसमें गलत कौन सा है, सही कौन है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना, पहला क्या है, पुआ घाटी कहाँ है, लद्दाख में। क्या है, बिल्कुल सही है। पुआ घाटी कहाँ है, लद्दाख में, बिल्कुल सही है। सूरजकुंड बोलेगा तो कहाँ, हरियाणा, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ताप पानी बोलेगा तो कहाँ, उड़ीसा में। क्या है, बिल्कुल सही है। ताप पानी का उड़ीसा में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है। और नेक्स्ट है मणिकर्ण बोलेगा तो कहाँ है, तो मणिकर्ण बोलेगा तो जो है ना मणिकर्ण बोलेगा तो कहाँ है, ये जो है ना हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे एक मिनट फिर से मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे ना गलत हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कौन सही नहीं है। देखिए पहला है ना, पुआ घाटी कहाँ है, लद्दाख में। क्या है, बिल्कुल सही है। सूरजकुंड बोलेगा तो ये कहाँ है, सूरजकुंड, ये जो है ना हरियाणा में है। यही क्या है, गलत है। यही क्या है, तो गलत है। सूरजकुंड बोलेगा तो कहाँ है, तो सूरजकुंड भूतापीय क्षेत्र भारत के जो है झारखंड राज्य के हजारीबाग कहाँ है, तो हजारीबाग जिले में क्या है, स्थित है। हरियाणा नहीं, हजारीबाग होगा। और तब पानी बोला उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। मणिकर्ण बोलेगा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ए सी डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो बी होगा।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मालको स्थापित है, बताइए कहाँ मालको जो स्थापित है ना कहाँ है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेट्टूर में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का जो प्रतिशत है कितना है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन 88 नहीं 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 89 क्या होगा, तो डी होगा, 14.2% है। कितना है, 14.2% है, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, बताइए ज्वालामुखी से जो है ना सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लैब कोस्ट के अंतर्गत क्या है नहीं आता है, बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लैब कोस्ट मतलब स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नाइजर नहीं आता, लेकिन नाइजीरिया आता है, टोंगो आता है, बेनिन आता है। तो नाइजर जो है ना स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। स्लैब कोस्ट के अंतर्गत आने वाला देश बोलेगा तो नाइजीरिया है, टोंगो एवं क्या है, बेनिन है। चलिए आगे देखिए, नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 92 से क्या है, तो 92 से जो है ना आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 92 का ये होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ना बी होगा। नेक्स्ट है 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 94 का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 96 का तो सी होगा। नेक्स्ट है 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 98 का, तो 98 का बी होगा। नेक्स्ट है 99 यहाँ पे देखिए इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा था ना कि जर्मनी कह रहा है कि जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे मानते हैं। यहाँ बोला जर्मनी में जो है राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे मानते हैं, तो संदेशवाहक किसे मानते हैं, तो इसको जो नेपोलियन को मानते हैं। किसको मानते हैं, नेपोलियन को मानते हैं, ठीक है। तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे मानते हैं, नेपोलियन को मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा गंगा नदी जो है ना बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती, बताइए कौन सा जिला ऐसा है जहाँ से गंगा नदी नहीं होकर गुजरती, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सिवान होगा। क्या होगा, सिवान होगा। खगड़िया से गुजरता है, लखीसराय से गुजरता है, बक्सर से गुजरता है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है ना सिवान से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी बिहार के जो है ना 12 जिलों से होकर गुजरती है। और 12 जिला कौन कौन है, तो बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और क्या है, लखीसराय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, करा वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है ना कब दिया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1990 में दिया गया। कब दिया गया, 1990 में दिया गया। तो वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई तथा 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और इसका विस्तार क्षेत्र बोलेगा तो 898.93 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रहा ज्ञान बिंदु बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को जितना जल्दी हो ना आपको रिवीजन करवाने का कोशिश पूरा किए हैं। बाकी अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको भी बिहार द्रोह का बैच 4 ज्वाइन करना है, जिसमें आपका लुसेंट का टेस्ट, आपका दृष्टि साइंस का टेस्ट, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, और आपका बिहार द्रोह का जो है ना प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है। साथ में घटनाचक्र का होमवर्क चल रहा है, जिनको ज्वाइन करना है आप लोग को बता देते हैं। ये जो आपका है ना बिहार द्रोह का 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस क्या है प्रैक्टिस सेट बैच है। अगर आपका जीके जीएस और प्रैक्टिस सेट लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ होमवर्क पढ़ करके जो है ना टेस्ट लगाना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो इसका फी जो है ना 149 ही है। दिवाली के शुभ अवसर पर भी इसका फी 149 है, ऐसे इसका फी 199 है। और इसी में आपका होमवर्क सीरीज में जो है ना आपका लुसेंट का सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का और दृष्टि साइंस का टेस्ट हो रहा है। साथ में इडुटरिया 7500 और 5000 और एक जो है ना बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट आपका शाम में 3 बजे होता है। और इसके अलावा आपका ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एक बुक से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। जो भी क्लास आपका आता है, आपको ग्रुप जब ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दे करके जो है आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है ओमआर सीट पर। तो जिनको लगता है कि हाँ हमें घटनाचक्र कंप्लीट करना है, बाकी हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, लुसेंट का टेस्ट देना है, तो आप जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका फ़ी अगर बात करें तो 199 है, लेकिन अभी जो है ना फ़ी इसका 149 लग रहा है। तो अभी जो है ना अभी मुश्किल से अभी 1 सप्ताह हुआ है। अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपका बेहतरीन ढंग से जो अभी 2 महीना समय है बिहार द्रोह एग्जाम होने में, तो आपका बहुत सारा जो है ना हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और आपका लुसेंट का टेस्ट लगभग पूरी तरीके से जो है ना आपको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका खत्म हो जाए। बेहतरीन ढंग से जो है ना आपको होमवर्क दे करके जो है ना क्लास का मतलब उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा
करवा रहे हैं और डेली जो है ना आपका टेस्ट ग्रुप में आपका लगभग आपका 500 प्लस क्वेश्चन डेली आपका प्रैक्टिस हो रहा है। तो जिनको भी लगता है कि हमें जीके जीएस मजबूत करना है, चाहे वो आपका बिहार में कोई भी एग्जाम दीजिएगा, या तो बिहार दरोगा का तो प्रॉपर है ही है, ये ग्रुप जो है बिहार दरोगा का डेडिकेटेड ग्रुप है। इसके अलावा अगर बिहार एसएससी का दीजिएगा, बिहार पुलिस का दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन ढंग से जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपका प्रैक्टिस सेट लगाइए और आपका लुसेंट का टेस्ट दीजिए, दृष्टि साइंस का दीजिए, ऑब्जेक्टिव का दीजिए, 7500 और पाजर का टेस्ट दीजिए। ठीक है, ये सारा टेस्ट आपको होमवर्क दे करके जो है ना करवाया जाता है। बाकी घटना दर का होमवर्क मिलता है, आपको सेल्फ में पढ़ना है और इसका जो क्वेश्चन होता है ना आपका प्रैक्टिस सेट जो 3 बजे होता है वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाकी अगर बुक से प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको उसमें जो है ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना आप जो है ना इस नंबर पे देखिए, ये नंबर दिया गया है, देखिए 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 149 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है, वहाँ पे आईडी भी है, आप आईडी पे टच करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।